जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के सेशन को समाप्त करते हुए लास्ट वीडियो करेंगे साथ में मिलकर के, जिसके अंदर रेवेन्यू अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट एनालिसिस के साथ में फुल ऑपरेशन एकदम करके समझने वाले हैं तीनों ही फॉर्मेट में इंश्योरेंस अकाउंट्स को। देखिए, फॉर्म बी में तैयार किया जाता है रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म बी में ही तैयार किया जाता है पीएल अकाउंट और फॉर्म बी में ही तैयार किया जाता है बैलेंस शीट। तो आज ओवरऑल 15 शेड्यूल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनका कैलकुलेशन करने के बाद में इन तीनों ही फॉर्मेट को कैसे तैयार किया जाता है, रेवेन्यू, पीएल और बैलेंस शीट, एकदम समझ में आ जाएगा आपको अगर लगभग 40 मिनट आप मेरे साथ बने रहे लगातार। तो यहां से जब क्वेश्चन आता है तो रेवेन्यू अकाउंट पर फोकस किया जाता है। आज तक जब जब क्वेश्चन पूछा गया तो रेवेन्यू अकाउंट का, लेकिन सिलेबस तो आपको पूरा पता होना चाहिए। इस वजह से आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो रेवेन्यू अकाउंट, पीएल और बैलेंस शीट के साथ में है, पूरा कंप्लीट। तो बिना किसी औपचारिकता के सीधे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पावरफुल बीमा कंपनी लिमिटेड, प्रिपेयर अ रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। इंफॉर्मेशन पूरी दी गई है बैलेंस शीट में, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में लिखा हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन प्रीमियम फायर इंश्योरेंस 50 एंड मैरीन इंश्योरेंस 100%। दो तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज हैं। फिर उसने कहा है कि एडिशनल रिजर्व इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ नेट प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी की दशा में, फायर इंश्योरेंस कंपनी की दशा में 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। और मैरीन में कुछ नहीं कहा, तो जितना था बैलेंस उतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। चलिए, तो हम लोग रिवेन्यू, पीएल और बैलेंस शीट को समझेंगे। सबसे पहले जब हम चार फॉर्मेट कर लेंगे, चार शेड्यूल कर लेंगे, रेवेन्यू अकाउंट के प्रोविजंस कर लेंगे, रेवेन्यू अकाउंट बना लेंगे, तब बना पाएंगे पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट बनाने के बाद फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हमारा टारगेट है अभी रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में पहला शेड्यूल हमारा होता है शेड्यूल नंबर फर्स्ट, और ये होता है प्रीमियम अर्नड का। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस। तो प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। देखो, एक तरफ आपके दो अकाउंट हैं, फायर और मैरीन। तो फायर और मैरीन का अलग अलग प्रीमियम आपको 4,22,000 और 3,24,000 दिया हुआ है। 4,22 और 3,24। बस यही है हमारा शेड्यूल नंबर फर्स्ट। शेड्यूल नंबर सेकंड होता है क्लेम्स इनकर्ड का। क्लेम्स इनकर्ड में देखो, सबसे ऊपर बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लेम्स पेड लेस री इंश्योरेंस। तो क्लेम्स पेड फायर और मैरीन। फायर में क्लेम्स पेड है 1,60,000, मैरीन में है 1,24,000। 1,60, 1,24। उसके बाद क्लेम से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन ढूंढने निकलो तो बढ़ते जाओ आगे, आपको लिखा हुआ है क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2013 और क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2012। तो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है वो लेस होता है और एंड ऑफ द ईयर ऐड होता है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कितना दिया गया है हमको? 34,000 और 12,000। 34,000, 34,000, 34,000 और 12,000, ये ऐड हो जाएगा तो 194,000 और 136,000। लेस होगा इधर से आउटस्टैंडिंग क्लेम्स
बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देखो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर 28,000 और 4,000 रुपए दिया हुआ है। 28,000 और 4,000, तो 12 से 8 जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6, 9 से 2 जाएगा, 9 नहीं 8 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6, और ये एक 66 बचेगा, और ये एक 32 बचेगा। देखो क्या कुछ और है क्लेम से रिलेटेड? तो क्लेम से रिलेटेड जब हम लोग और आगे ढूंढने निकलते हैं तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसका मतलब है कि मेरा शेड्यूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। शेड्यूल नंबर 3 होता है हमारा, शेड्यूल नंबर 3 होता है कमीशन पेड, फिर से फायर और मैरीन। तो कमीशन पेड, कमीशन पेड क्वेश्चन के अंदर ढूंढो कितना लिखा हुआ है। तो कमीशन पेड फायर में है 96,000 और मरीन में है 78,000, 96,000 और 78,000 ये दिया गया है। लेकिन इसमें जब हम और नीचे आते हैं तो लिखा है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड ऑलवेज कमीशन से लेस हो जाता है, तो यहां पर लेस करेंगे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। री इंश्योरेंस सीडेड जो अन्य कंपनियों को हमने अपना बीमा दिया उनसे जो कमीशन ले लिया वो मेरी कमीशन की वैल्यू को कम कर देगा। ये है 46,000 और 4,000, 46,000 मतलब 46,000 और 4,000, तो यहां से ये हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 74। शायद यही इतना होगा और कुछ होगा नहीं आगे। एक बार मैं देख लेता हूं चलकर। शेड्यूल नंबर 3 में टोटल 50 और 74, ओके इतना ही है। शेड्यूल नंबर हमारा हो गया 3। अब आगे बढ़ेंगे तो शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 होता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फिर से वही फायर एंड मैरीन। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस देखो चल के क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, कहीं पर है तो क्लेम्स, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, उसके बाद में एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 1,06,000 और 72,000 डायरेक्ट हमको दिया गया है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 1,06,000 और कितना दिया गया है 72,000, 1,06,000 और 72,000, ये भी मेरा शेड्यूल कंप्लीट हो गया। तो रेवेन्यू अकाउंट के जो 4 शेड्यूल हमको चाहिए होते हैं, यहां पर देखो ये मेरा फर्स्ट शेड्यूल हो गया, ये मेरा सेकंड शेड्यूल हो गया, ये हमारा थर्ड शेड्यूल हो गया, और उधर ये मेरा फोर्थ शेड्यूल हो गया। ये 4 शेड्यूल रेवेन्यू अकाउंट के होते हैं, और उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गए होंगे। बात यही खत्म नहीं हो जाती, यहां पर आपको रिजर्व बनाना पड़ता है। तो चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कौन कौन सा? फायर और मैरीन। यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आप देखो चल के तो कितना दिया गया रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 4,08,000, 2,46,000, 4,08,000 और 2,46,000, 4,08,000 एंड 2,46,000। इसमें से माइनस किया जाता है करंट ईयर प्रोविजन। करंट ईयर का जो प्रोविजन होता है वो यहां से माइनस कर दिया जाता है। करंट ईयर प्रोविजन कितना किया जाता है? फायर इंश्योरेंस में 50% और मरीन में 100% कहा जाए या ना कहा जाए। इस क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि इतना करो, तो उतना तो करना ही करना है। कितना? इसका 50% और इसका 100%।
तो 4,22,000 का आधा कितना होता है, 2,11,000 रुपए का रिजर्व इधर बनाना है, 2,11,000, और 3,24,000 का रिजर्व इधर बनाना है। तो जब यहां माइनस करेंगे तो यहां तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी 8, 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 8 से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और यहां पर 10 से 1 जाएगा तो 9, और 3 से तो 1,97,000 पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन यहां माइनस में चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि जितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था उससे ज्यादा का मुझे प्रोविजन करना पड़ रहा है। तो चेंज कितना, मुझे 2,46 था, अब उसे बढ़ाकर मुझे 3,24 करना पड़ेगा। तो वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी, 14 से 6 जाएगा तो 8, इधर 11 से 4 जाएगा तो 7, और 78,000 रुपए हम माइनस में चले जाएंगे। कितना, 78,000 माइनस में चले जाएंगे हम। तो एक बार देख लेते हैं चल के कि यही बैलेंस है हमारे। तो चेंज क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं दिया गया है, चेंज हमको दिया गया है 1,97,000 और 78,000, सही आंसर है हमारे। ओके, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फिर से होता है हमारा चेंज इन रिजर्व फॉर, चेंज इन रिजर्व फॉर एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क। अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना किया जाता है, अगर कहा जाए तो किया जाता है, ना कहा जाए तो किया ही नहीं जाता है। तो यहां कह रहा है, फायर में कह रहा है 10% से बढ़ा दीजिए, मैरीन में कुछ नहीं कह रहा है। तो देखो यहां पर फायर की बात करेंगे हम लोग और मैरीन की बात करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैलेंस एडिशनल में देखो तो कितने दिए गए हैं, 2,64,000 और 32,000, 2,64,000 और 32,000। क्लियर है, इतना है हमारे पास। तो देखो अब जब और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां पर कह रहा है फायर में 10% से बढ़ा दिया जाए। तो करंट ईयर प्रोविजन जितना था उसको 10% से बढ़ा दिया जाए। कितना, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, लिखा है अग्नि बीमा में अतिरिक्त संचय को शुद्ध प्रीमियम के 10% से बढ़ाया जाना है। इसका मतलब होता है, जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश में, इसको कह रहा है कि एडिशनल रिजर्व इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ नेट प्रीमियम। इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस 10% ऑफ नेट प्रीमियम। तो ओपनिंग बैलेंस है 2,64,000 और नेट प्रीमियम है 4,22,000, इसका 10%। तो 2,64,000 में हम जब 4,22,000 का 10% निकालेंगे तो 42,200 आएगा। दोनों का टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0,0,2, 4,2,6, 4,2,6, 6,4,10 और 2,1,3, 3,06,200 रुपए हो जाएगा। ओके, अब यहां क्या करना, यहां कुछ नहीं कह रहा है तो जितना बैलेंस था उतना ही रोक के रखना है। यहां नहीं कह रहा बढ़ाओ उसको, तो जितना है उतना रखोगे। ओके, तो देखो जब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करना होगा, ये देखो यहां पर इसको माइनस करो तो ये डिफरेंस आ जाएगा 200, और फिर हमारा 6 से 4 जाएगा तो 2, और 10 से 6 जाएगा तो 4, 42,200 रुपए हम यहां माइनस में जाएंगे, और यहां हम ना प्लस में जाएंगे और ना माइनस में जाएंगे। ओके, यहां हमें कुछ नहीं करना होगा। तो इस तरीके से ये मेरी पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। कौन सी, रेवेन्यू अकाउंट की पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, जिसमें हमने ये चारों शेड्यूल कर लिए हैं और प्रोविजन कर लिया है। अब इसके आधार पे हम लोग करेंगे रेवेन्यू अकाउंट। जब रेवेन्यू अकाउंट हमारा हो जाएगा देन हम आगे बढ़ेंगे और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट करेंगे। तो अब बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो फॉर्मेट हमारा बन चुका है, हम लोग साथ में देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट और पीएल अकाउंट एक साथ, उसके बाद में बैलेंस शीट के शेड्यूल्स को कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पर देखो रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड जितने भी शेड्यूल होते हैं ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया, उनका कैलकुलेशन किया, प्रोविजंस बताया, और उसके बाद में रेवेन्यू अकाउंट करेंगे।
रेवेन्यू अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट कर सकते हैं और पीएल के बाद बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहली हेडिंग होती है इनकम। अब इनकम में फर्स्ट पॉइंट होता है इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशन में प्रीमियम अर्न्ड नेट। शेड्यूल नंबर 1, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो कितना कितना बैलेंस आया था हमारा। तो प्रीमियम अर्न्ड हमारा आया था 4,22,000 और 3,24,000। 4,22,000 और 3,24,000। इसके बाद में अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और ऐसी कोई इस तरीके की प्रॉफिट होती है तो यहां पर लिखी जाती है नहीं प्रॉफिट कोई तो नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाद में प्रोविजंस, प्रॉफिट कोई हमको दिया नहीं गया है, नहीं है क्वेश्चन में, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो प्रोविजंस लिखेंगे चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसका शेड्यूल नंबर नहीं होता है, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क हम लोगों ने किया था और ये आया था हमारा 1,97,000 और दूसरा आया था हमारा 78,000 माइनस में। 1,97,000 और इधर 78,000 हम लोग माइनस में चले गए थे। उसके बाद में चेंज इन रिजर्व फॉर एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन में 42,200 रुपए हम लोग माइनस में चले गए थे और सेकंड कंडीशन में कुछ नहीं था, ना पॉजिटिव था ना निगेटिव था। तो इसका टोटल कर लीजिए यहां पर, ये हमारा टोटल ए हो जाएगा। टोटल ए करके देखो कितना आएगा। तो टोटल ए में चलते हैं 4,22,000, 4,22 के साथ में 1,97,000 और माइनस हो जाएगा 42,200। तो ये आएगा 5,76,800, 5,76,800, 576,800। और उधर 3,24,000 माइनस 78,000 माइनस 78, 78,000 तो 2,46,000 इधर आ जाएगा, 246,000 टोटल है। अब दूसरी हेडिंग इधर पड़ती है हमारी एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में होता है क्लेम्स इनकर्ड हमारा कितना कितना आया था देखो, उधर कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। 1,66,000 और 1,32,000, 1,66,032,000। फिर कमीशन ये हमारा आया था कितना, 50 और 6 था शायद, कुछ ऐसे करके कमीशन आया था 50,000 और 74,000, 50,000 और 74,000। और उसके बाद में मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये 1,06,000 और 72,000 समथिंग आया था। हाँ समथिंग नहीं, एग्जैक्ट यही था, 1,06,000 और 72,000 मतलब 72,000। तो टोटल कर लीजिए, टोटल बी। तो टोटल बी में देखो हमारा कितना आएगा। टोटल बी करेंगे तो 1,66,000, 50,000, 1,06,000, 3,22,000 और इधर का टोटल आएगा मेरा 32,000 प्लस 74,000 प्लस 72,000, 1,78,000। ये टोटल हमारा यहाँ का 1,32,000 रुपए था। जो क्लेम्स पेड है वो 1,66,000 और 1,32,000 था। अब इसका टोटल करके देखो कितना आएगा। तो
1,32,000 प्लस 74,000 प्लस 72,000, 2,78,000, 2,78,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ए माइनस बी। तो इधर 5,76,800 माइनस 3,22,000, तो ये आएगा 2,54,800, 2,54,800। और इधर जब करेंगे 2,46,000 माइनस 2,78,000, तो माइनस का आएगा 32,000। ये माइनस की वैल्यू आएगी और ये प्लस की वैल्यू आएगी। आंसर एक बार मैच कर लेता हूं चल करके। प्रॉफिट मेरा आ रहा 2,54,800 एग्जैक्ट आंसर है, और 32,000 लॉस है, ये भी एग्जैक्ट आंसर मेरा आ गया है। तो रिवेन्यू अकाउंट हमारा बन चुका है। इस तरीके से रिवेन्यू अकाउंट तैयार किया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते समय क्या क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर फायर इंश्योरेंस में प्रॉफिट है और मैरीन में क्या है, लॉस है। तो प्रॉफिट फ्रॉम फायर इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट है 2,54,800, 2,54,800। फिर लॉस फ्रॉम मैरीन इंश्योरेंस बिजनेस, 32,000 रुपए का इधर लॉस है। ओके, नंबर 1 की हेडिंग ये होती है। नंबर 2 की हेडिंग पड़ती है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर कहीं इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, शेयर ट्रांसफर फीस है, ऐसी कुछ है तो यहां पर आती है। देखो क्या कहीं पर कुछ ऐसा है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक तो डिविडेंड्स रिसीव्ड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड्स रिसीव्ड ये दिया गया है हमको 40,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दिया गया है 2 लाख रुपए। नंबर 3 हेडिंग पड़ती है हमारी अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आता है, जैसे बैड डेब्ट रिकवरी दी हो, शेयर ट्रांसफर फीस दिया हो, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स दिया हो, तो वो सब यहां पर अदर इनकम में आता है। लेकिन है नहीं मेरे पास तो यहां नहीं आएगा। टोटल कर लेना है इसका, टोटल ए। टोटल करके देखो कितना आएगा इसका। जब टोटल करेंगे भैया हम लोग, तो 2,74,54,800 प्लस 40,000 प्लस 2 लाख, और इसमें से माइनस कर दो 32,000, तो ये आ जाएगा 4,62,800, 4,62,800, 4,62,800। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ती है 4 नंबर की, प्रोविजन। कौन से, तो अदर देन टैक्स को छोड़कर अन्य कोई प्रोविजन किया है तो हमने किया है कौन सा, डेप्रिसिएशन हमने किया है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है हमको कितना, 42,000 एग्जैक्ट वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन के अंदर आप असेट्स देख रहे होंगे तो उनकी कुछ बुक वैल्यू कॉस्ट अंदर दी है, और जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है वो बाहर दी हुई है। तो डिफरेंशियल वैल्यू को डेप्रिसिएशन माना गया, तभी ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अगर ये ना दिया गया होता तो दोनों का डिफरेंस लेकर हम डेप्रिसिएशन मान लेते, लेकिन है नहीं तो नहीं करेंगे। फिर 5 नंबर अदर एक्सपेंसेस में हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है डायरेक्टर्स फीस,
और वो दी गई है कितनी, 8,000 रुपये। कितनी दी गई, 8,000 रुपये दी गई। तो हम इसका टोटल कर दें तो 42 और 8 होता है कितना, 50। ये हो गया मेरा टोटल बी। अब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। तो 4,62,800 माइनस 50 करेंगे तो ये 4,12,800 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से टैक्स माइनस कर देना है। टैक्स क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, इस वजह से 4,12,800 रुपए ही हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, इसमें से माइनस करते हैं एप्रोप्रिएशन, जैसे प्रपोज डिविडेंड्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व। अगर कुछ होता तो मैं यहां से करता, लेकिन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं दिया गया, तो फिर से मेरा 4,12,800 रुपए ही टोटल रहेगा। अब इसमें अगर कोई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है नहीं, तो फिर से मेरा 4,12,800 रुपए का ही नेट प्रॉफिट होगा जो बैलेंस शीट को जाएगा। प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कितना, 4,12,800 रुपए। तो उम्मीद है आपको रेवेन्यू अकाउंट और पीएल अकाउंट दोनों ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। रेवेन्यू और पीएल कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कोई ये वीडियो लगभग आपको मिलेगा 40 से 50 मिनट का, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, ओवरऑल कैलकुलेशन इसके अंदर है, सब कुछ रेवेन्यू, पीएल, बैलेंस शीट, सब कुछ 15 के 15 शेड्यूल। तो चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट के शेड्यूल और उसके बाद बैलेंस शीट। तो हमारा पीएल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट हो चुका है, 4 शेड्यूल रेवेन्यू अकाउंट के हम लोग कर चुके हैं। अब बैलेंस शीट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के शेड्यूल स्टार्ट होते हैं 5 नंबर से। कौन सा शेड्यूल होता है सबसे पहले, तो शेड्यूल नंबर 5, जिसके अंदर मुझे चाहिए होती है शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में डायरेक्ट शेयर कैपिटल दी हुई है, इसके लिए मुझे और कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शेयर कैपिटल है 4 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितनी दी है, 4 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज, नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, 4 करोड़ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर है 40,000, 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। कितनी है, 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। उधर वो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, तो 40 डिजिट जो है वो सही लिखी हुई है, 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और मुझे कुछ करना नहीं है। चलो, शेड्यूल नंबर 6 होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट जो कि है 4,12,800 रुपए पीएल अकाउंट से आया है। उसके बाद में देखो कंटेंजेंसी रिजर्व लिखा हुआ क्वेश्चन में, कितना, 78,000 रुपए का कंटेंजेंसी रिजर्व है। कंटेंजेंसी रिजर्व 78,000 को क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिजर्व का इफेक्ट दूसरा होगा, जरा उसको हमें समझना होगा अभी आगे चल करके। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व यहां पर नहीं आएगा। अब और देख लो क्या कुछ और आने वाला है इसके अंदर, तो यहां पर आप देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है और कुछ, अब एक मिनट देखो, यहां पर कंटेंजेंसी रिजर्व हो गया 78,000 का, और कोई रिजर्व वगैरह दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो तो जर्नल रिजर्व 2,36,000 रुपए का दिया हुआ है। जर्नल रिजर्व 2,36,000 रुपए का जर्नल रिजर्व दिया हुआ, बिल्कुल ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो अब देख लो, अब कुछ नहीं रह गया है लिखना जो इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका टोटल कर दो 800, 8 2 10 6 16, 7 3 10 1 11 1 12, 4 2 6 1 7,
7,26,800 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। देखो क्या शेड्यूल नंबर 6 का टोटल यही है मेरा, 7,26,800, एकदम सही है। इसके बाद में फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट होता है, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो इन्वेस्टमेंट लॉट ऑफ क्वेश्चन के अंदर देखो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उनकी 50,30,000 और मार्केट है 48,02,000। कितनी कॉस्ट कितनी है? 50,30,000, जबकि मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस थी 50,08,000, मार्केट वैल्यू है 48,02,000। तो बाकी तो लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? मार्केट में वो 48,02,000 का बिकने जा रहा है, जबकि अगर उसकी कॉस्ट देखे तो 50,30,000 में मैंने खरीदा था। तो कितना लॉस है यहां पर? 2, और 10 से 2 जाएगा तो 8 जाएगा तो 2, और इधर 2,28,000 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेकिन हमारे पास में इन्वेस्टमेंट रिजर्व ऑलरेडी रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमारे पास कितना रखा था? 94,000 का। तो ये मैं यूज कर लूंगा, तो अब मेरे पास लॉस कितना बचेगा? 4, और इधर 12 से 9 जाएगा तो 3, 1,34,000 रुपए का लॉस बचेगा मेरे पास में। और इस लॉस को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आई? इन्वेस्टमेंट रिजर्व का मतलब है किसी पिछले वर्ष में मुझे 94,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उसको मैंने यूज नहीं किया, रोक लिया अपने पास। अब क्या कर रहा हूं? तो यहां पर 94,000 रुपए लॉस को पूरा कर दे रहा हूं, तो मेरे पास लॉस कम हो जा रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट रिजर्व को आप यहां पर इंक्लूड कर देंगे तो बैलेंस शीट का टोटल मिसमैच नहीं होगा, वो वही आएगा, लेकिन वहां पर प्रिंसिपल एरर हो जाएगी। तो इस वजह से आपको इसको यहां नहीं ले जाना है, यही रोकना है। तो शेड्यूल नंबर मेरा 6 भी हो गया। और शेड्यूल नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल नंबर 7 होता है मेरा बारोइंग्स। क्वेश्चन के अंदर देख लो, क्या कोई बारोइंग्स है? तो कोई बारोइंग्स नहीं दी गई है, कुछ नहीं है। चलो, तो शेड्यूल नंबर 8 की ओर आ जाओ भाई। शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 में होता है, शेड्यूल नंबर 8 में होता है इन्वेस्टमेंट, और जो कि मेरा है 48,02,000 का, यही मैं लिखूंगा। शेड्यूल नंबर 9 में आ जाओ। शेड्यूल नंबर 9 में होता है लोन। क्वेश्चन के अंदर शेड्यूल नंबर 9 में ढूंढ लो, क्या लोन कोई भी वैल्यू दी गई है? जी नहीं, लोन की कोई वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है ही नहीं। तो शेड्यूल नंबर 10 में आ जाओ, और ये होता है फिक्स्ड असेट्स। अब इसमें ढूंढो क्या कुछ है, इसमें तो बहुत कुछ है। क्या क्या है? फिक्स्ड एसेट्स में है फर्नीचर, फर्नीचर जो बुक वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू 24,000 बाहर है वही ली जाएगी, 24,000 का है। बिल्डिंग 1,74,000 की है, बिल्डिंग 1,74 की है। और उसके आगे चलें तो इक्विपमेंट्स 60,000 के हैं, इक्विपमेंट्स 60,000 के हैं। और ढूंढ लो क्या कोई फिक्स्ड असेट्स और है, तो क्वेश्चन में देख लो, आई गेस है नहीं। तो 4 4 8 और 7 2 9 9 6 15 और 2,58,000 रुपए की फिक्स्ड असेट्स हो गई। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है, एकदम हो गया मेरा। शेड्यूल नंबर 10 भी हो गया। अब आ जाओ शेड्यूल नंबर 11। इसमें क्या होता है? कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश क्वेश्चन में, एंड बैंक हमको क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है मेरे पास, 2,08,000 रुपए आई थिंक है। बाद में इसको हम लोग मैच कर लेंगे। तो कैश एंड
बैंक जो है वो 2,08,000 रुपये दिख रही है। चूंकि क्वेश्चन ये थोड़ा ब्लर हो रहा है मेरे पास, तो 2,08,000 रुपये मुझे समझ में आ रहा है, बाकी आंसर से मिसमैच करेगा तो मैं आगे देखूंगा। अब देखो और क्या कुछ है इसके अंदर शेड्यूल नंबर 11 में। तो आपका सारी वैल्यूज हो चुकी हैं। बैंक का कोई बैलेंस दिया हुआ है क्या? जनरल रिजर्व कमीशन पेड, इंटरेस्ट एक्रूड, कैश इन हैंड 1,12,000, कैश इन हैंड 1,12,000, टोटल कर दें 8 2 10, और ये एक और एक 2, और ये 3,20,000। इसका मतलब वो 2,08,000 रुपए की ही वैल्यू थी जो मैं कह रहा था मुझे ब्लर हो रही है, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि राइट आंसर मेरा 3,20,000 रुपए का है शेड्यूल नंबर 11 का। तो अब हम लोग चलते हैं शेड्यूल नंबर 12 की ओर। शेड्यूल नंबर 12, और शेड्यूल नंबर 12 होता है हमारा एडवांसेस का, एडवांसेस। तो देखो शेड्यूल नंबर 12 में क्या क्या आएगा। एक तो लिखा हुआ है ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरेंसेस, इंश्योरर, तो ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर कितना है? ये है 54,000। कितना? 54,000। उसके बाद में और देखो क्या दिया गया है, तो आपका है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सब एडवांसेस हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहले ही कट चुका है, तो क्या है अब बाद में नहीं कटेगा ना। टैक्स डिडक्टेड एट, जहां आपने इनकम करी वही टैक्स कट गया, तो दोबारा फिर से थोड़ी कटेगा। ये है आपका 18,000 रुपए। उसके बाद में है आपका प्रीमियम ड्यू, प्रीमियम ड्यू फायर में है 56,000 रुपए 56 का, और मैरीन में है 40,000 रुपए का, तो टोटल हो जाएगा 96,000। ये भी वैल्यू आखिर थोड़ा सा ब्लर हो रही है, अभी मुझे आगे देखना होगा इससे। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो इंटरेस्ट एक्रूड है 50,000 रुपए का, मतलब मैंने कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं, तो बाद में मिलेगा, एडवांस हो गया मेरा। इंटरेस्ट एक्रूड CRUED 50,000 रुपए का है ये बैलेंस। तो चलो इसका टोटल कर लो, कितना आएगा इसका टोटल। देखो ये है मेरा 54,000 प्लस 18,000 प्लस 96,000, 96,096 प्लस 50,000, 2,18,000 एग्जैक्ट वैल्यू है यही। 2,18,000 रुपए इसका टोटल हो गया। तो देखो शेड्यूल नंबर 12 भी हो गया। अब हम लोग को और आगे चलना है, शेड्यूल नंबर 13 करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शेड्यूल नंबर 13 होता है करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी। तो शेड्यूल नंबर 13 में चलो करंट लायबिलिटी ढूंढते हैं चल के। करंट लायबिलिटी में मिला कौन सा? क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। तो दोनों हैं फायर और मैरीन, 34 और 12। फायर में 34 और मैरीन में 12। और ढूंढ लो क्या कुछ और है। देखो यहां पर तो ड्यू टू अदर इंश्योरेंस, ड्यू टू अदर इंश्योरर, ये कितना दिया गया है? 86,000, 86,000। देखो क्या कुछ और है इससे रिलेटेड, 13 नंबर से रिलेटेड कुछ और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो यहां पर आने वाली हो इस शेड्यूल में। तो इसका टोटल कर लो 34,000 प्लस 12,000 प्लस 86, 1,32,000 एग्जैक्ट आंसर 1,32,000। शेड्यूल नंबर 13 हो गया। अब लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, लास्ट तो 15 होता है। शेड्यूल नंबर 14 जिसका नाम है प्रोविजंस,
प्रोविजंस। प्रोविजंस में याद करो जब हम लोगों ने रेवेन्यू अकाउंट बनाया और वहां पर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड चेंज इन रिजर्व फॉर एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क किया, वो सारे प्रोविजंस थे वो यहां पर आते हैं। तो देखो चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क, जितने प्रोविजन किए थे वो सब यहां आएंगे। तो देखो आपने कितना कितना किया था, फायर में पहले हमने जो चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क किया था वो था 2,11,000 प्लस 3,24,000 मैरीन में था। ओके, प्लस जब हम एडिशनल में आए थे तो 42,200 रुपए, नहीं 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 नहीं, जब हम लोग एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क में पहुंचे थे तो उस समय हम लोगों ने 3,06,200 रुपए, 3,06,200 रुपए एडिशनल अनएक्सपायर्ड रिस्क में किया था। प्रोविजन देखना, चेंज नहीं देखना, प्रोविजन, प्रोविजन की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ 32,000 रुपए हमने किए थे उधर मैरीन इंश्योरेंस में। तो अब इसका टोटल कर लो, 2,11,000 प्लस 3,24,000 प्लस 3,06,200 प्लस 32,000, 8,73,000, 8,73,200 रुपए की ये वैल्यू मेरी लास्ट आ जाएगी 14 नंबर शेड्यूल की। देख लेता हूं चल के, वैसे इसका टोटल कितना दिया गया, 8,73,200, 8,73,200, हाँ एकदम एग्जैक्ट सही है। अब मेरा बचता है शेड्यूल नंबर 15 मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, लेकिन उससे रिलेटेड यहां पर कुछ है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे तैयार करी जाएगी बैलेंस शीट। और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई हो ना तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना यार, कम से कम 1 घंटे का वीडियो है और इसको बनाते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करी जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की करी जाएगी तो यहां पर आपका होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है शेड्यूल नंबर, ये होता है करंट ईयर अमाउंट, और ये होता है प्रीवियस ईयर अमाउंट। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये क्या होता है, ये बैलेंस शीट चूंकि हो सकता है इतने में ना आए, इस वजह से यही कॉलम आगे बढ़ा दिए गए हैं। अगर यहां नहीं आएगा तो हम लोग इधर उसको लिख करके कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट इतना ही फॉर्मेट होता है, इसको मैंने इधर इसलिए बढ़ाया ताकि अगर यहां ना आए तो यहां पर उससे आगे कंप्लीट किया जा सके। ये फॉर्मेट यही है। ओके, तो यहां पर जब बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर लायबिलिटी और एसेट्स नहीं होता है, यहां पर सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग पड़ती है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 5, अमाउंट प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं रहता और यहां दिया गया था 40 लाख रुपए। कितना, 40 लाख। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, 7,26,000 समथिंग कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इस वजह से देख लेता हूं चल के कितना था। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा था 7,26,800 रुपए। 6 नंबर 7,26,800, 7,26,800। उसके बाद होता है फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट। इसका शेड्यूल नहीं होता है, बैलेंस आया था 1,34,000 रुपए माइनस में। उसके बाद होता है बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 7 होता है, अमाउंट ही नहीं था मेरे पास। ओके, तो चलो इसका टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड मतलब इधर का मेरा टोटल इतना ही आएगा, टोटल ए कितना, 40 लाख रुपए तो डायरेक्ट हमको यही दिया गया है और उसके साथ में ऐड करेंगे 7,26,800 रुपए और माइनस करेंगे 1,34,000, 45,92,800, 45,92,800 मतलब 45,92,800, 45,92,800। एक बार बैलेंस शीट का आंसर मैच कर लेता हूं कि बैलेंस शीट का टोटल हमारी
कितना आ रहा है, 4592,800 आ रहा है। तो अब हम लोग इधर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में जब आते हैं तो पहली हेडिंग होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर होता है 8, वैल्यू थी 48,02,000। उसके बाद में लोन, शेड्यूल नंबर 9 होता है, मेरे पास वैल्यू नहीं थी। उसके बाद में फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स शेड्यूल नंबर होता है 10, मेरा टोटल 2,58,000 समथिंग, हाँ 2 समथिंग क्या इतना ही आया था, 2,58,258,000। उसके बाद में हेडिंग पड़ती है करंट असेट्स। करंट असेट्स में कैसे लिखा जाता है इसको समझो। करंट असेट्स में लिखा जाता है कैश एंड बैंक बैलेंस। शेड्यूल नंबर होता है 11, यहां नहीं लिखा जाता, यहां भी नहीं लिखा जाता, लिखा कहां, यहां पर लिखा जाता है। मेरा 11 नंबर शेड्यूल का टोटल आया था 3,20,000। शेड्यूल नंबर 12 होता है एडवांसेस। शेड्यूल नंबर 12 होता है एडवांसेस और शेड्यूल नंबर 12 का मेरा टोटल आया था 2,18,000। टोटल कर दें तो ये होता है 5,38,000। कितना होता है, 5,38,000 रुपए होता है मेरा यहां पर टोटल। इसको कहेंगे सब टोटल ए। और इसके बाद में फिर यहां पर आते हैं, देखो इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे, यही को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं आगे, इसी क्वेश्चन को देखो। यहां पर फिर लिखा जाता है करंट लायबिलिटी और इसका शेड्यूल नंबर कितना होता है, 13 होता है। शेड्यूल नंबर 13 का मेरा टोटल आया था 1,32,000 रुपए, 1,32,000 रुपए। फिर उसके बाद में होता है प्रोविजंस। प्रोविजंस का शेड्यूल नंबर होता है 14 और इसका टोटल आया था मेरा 8,73,200 रुपए, 8,73,200। इसका टोटल कर लूं तो 200 ये हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 3 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 10,05,200 रुपए। ये सब टोटल बी हो गया, सब टोटल बी हो गया। एक बार चेक कर लेता हूं, गलती की संभावना ना रहे, क्योंकि एक बार गलत होने के बाद फिर सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सही है एकदम। चलो तो अब क्या करेंगे, नेट करंट असेट्स, नेट करंट असेट्स सी बराबर ए माइनस बी। ऑलवेज चाहे माइनस में आए प्लस में आए कुछ भी आए, लेकिन ए माइनस बी करके ही नेट करंट असेट्स निकाली जाती है। पॉजिटिव में रहे तो करंट असेट्स है, निगेटिव में चले गए तो लायबिलिटी है। तो देखो यहां तो निगेटिव में जाएंगे भाई, क्योंकि 5,38,000 रुपए का हमारा असेट्स का टोटल है और माइनस में 10,05,200 रुपए हमारे पास में टोटल है लायबिलिटी का। तो डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो 4,67,200 रुपए, 4,67,200 रुपए हम माइनस में चले गए। तो लिख दिया हमने माइनस में, कोई बात नहीं है। चलो अब टोटल कर लेते हैं इसका। तो यहां जब टोटल करेंगे, टोटल बी मतलब लायबिलिटी के, यहां बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल, तो देखो कितना आएगा, 48,02,000 प्लस 2,58,000, 2,58,000 और उसमें से माइनस करेंगे 4,67,200, 45,92,800, 45,92,800। हमारा बैलेंस शीट एकदम सही बन चुकी है हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि यहां का देखो 45,92,800 रुपए टोटल था और हमारी एसेट साइड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल भी 45,92,800 रुपए ही है। जब बैलेंस शीट के दोनों टोटल बराबर हो जाए इसका मतलब कंप्लीट क्वेश्चन सही लगा हुआ है। यहां हमने
रिवेन्यू अकाउंट किया, 15 शेड्यूल कैलकुलेट किए, तो 15 नंबर्स का शेड्यूल होता है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, शेड्यूल नंबर 15। अगर कुछ हो तो यहाँ लिख लेते हैं, कोई कंटेंजेंसी हो, जैसे मान लो कंपनी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है किसी क्लेम को लेकर और अभी उसका फैसला नहीं आया, जजमेंट नहीं आया, तो अगर जजमेंट आए और उसके ऊपर क्लेम बन जाए तो लायबिलिटी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो इस तरीके की जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेस हैं, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अगर हो तो लिखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसका डिफरेंस, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर बिल्कुल नहीं होता। देखो टोटल के नीचे इसको लिखा जाता है, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो भैया हम लोगों ने साथ में मिलकर के पूरा रिवेन्यू, पूरा पीएल, पूरा बैलेंस शीट, 15 शेड्यूल विद कैलकुलेशन किया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसको लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें। साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें जो इस समय इंश्योरेंस कंपनीज को अपने सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। हमारी तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज समाप्त हो चुका है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल या मेरे फेसबुक पेज, तीनों ही कॉमर्स विद वेद शिरा के नाम से हैं। इन पर आप आकर के हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। मैं वहां पर पर्सनली आपको रिस्पॉन्स करूंगा और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।